नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। देखिए, राम मंदिर आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी के योगदानों का जिक्र करते हुए उन्हें यह सम्मान देने की बात कही है। 96 साल के आडवाणी ऐसी 50वीं शख्सियत हैं जिन्हें यह सम्मान दिया जा रहा है। सम्मान के ऐलान के बाद से ही बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो राम मंदिर आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे लाल कृष्ण आडवाणी का सपना पूरा हो गया। अब राम मंदिर के लिए सबसे बड़े आंदोलन के सूत्रधार को सरकार ने देश का सबसे बड़ा सम्मान देने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ऐलान किया कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने उनसे बात की और उन्हें बधाई दी। वे हमारे समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक हैं और भारत के विकास में उनका योगदान अविस्मरणीय है। उनका जीवन जमीनी स्तर पर काम करने से शुरू होकर उप प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने तक का है। उन्होंने हमारे गृह मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में भी अपनी पहचान बनाई है। संसद में उनका योगदान अनुकरणीय और दूरदर्शी रहा है। देश ने हम सबके आदरणीय नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने की घोषणा की है। लाल कृष्ण आडवाणी ने भी भारत रत्न मिलने पर आभार जताया है। उन्होंने लिखा, मैं बड़ी विनम्रता और आभार के साथ भारत रत्न सम्मान स्वीकार करता हूँ। यह सिर्फ मेरा नहीं बल्कि उन आदर्शों और विचारधाराओं का सम्मान है जिनके रास्ते पर मैं जीवन भर चलता रहा। भारत रत्न मिलने के ऐलान के बाद उनकी बेटी ने मिठाई खिलाकर पिता को बधाई दी। वैसे भी वो कम एक्सप्रेस करते हैं, जीवन भर में वो कम शब्दों वाले इंसान रहे, बट स्वाभाविक उनकी आंखों में आंसू थे और इस चीज की संतुष्टि और खुशी दोनों है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगाया है। और मैं मानती हूँ कि उनके जीवन के इस पड़ाव पर इस तरह के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा जाना बहुत बड़ी बात है और हम लोग बहुत खुश हैं इसके लिए। देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलने के बाद लाल कृष्ण आडवाणी को बधाई देने वालों का तांता लग गया। उनके जीवन की शुरुआत से ही संघ के प्रचारक के रूप में उन्होंने अपने जीवन को समाज सेवा के लिए समर्पित किया था। भारतीय जनता पार्टी के विस्तार में अटल जी और आडवाणी जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। आडवाणी जी को बधाई देता हूं। हम जैसे कार्यकर्ताओं को जिन्होंने सींचा है, बढ़ाया आगे है, उनके लिए तो बहुत महत्व का दिन है। इस देश को, भारत अपने देश को इस स्थान पर पहुंचाने में उनका अतुलनीय योगदान है। मैं इस फैसले का हृदय से स्वागत करता हूं। साल 2015 में आडवाणी को देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अब भारत रत्न का सम्मान उनके लिए दोहरी सौगात जैसा है, क्योंकि यह ऐलान ऐसे वक्त पर हुआ है जब कुछ दिनों पहले ही अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लाल कृष्ण आडवाणी के राम मंदिर के सपने को नरेंद्र मोदी ने एक भव्य मंदिर में तब्दील कर दिया। जब राम मंदिर के लिए आडवाणी रथ यात्रा के जरिए लोगों में चेतना जगा रहे थे, तो उस वक्त नरेंद्र मोदी एक आम कार्यकर्ता के तौर पर रथ यात्रा आंदोलन से जुड़े रहे। उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि जिस मुहिम में लाल कृष्ण आडवाणी जुड़े हैं उसे नरेंद्र मोदी मुकाम तक पहुंचाएंगे। राम मंदिर के लिए लाल कृष्ण आडवाणी और बीजेपी का संघर्ष बरसों चला। उम्र की वजह से लाल कृष्ण आडवाणी सक्रिय राजनीति से अलग हो गए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उनसे मुलाकात का सिलसिला लगातार जारी रखा। साल 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते वक्त भी प्रधानमंत्री मोदी लाल कृष्ण आडवाणी का जिक्र करना भूले नहीं थे। अब आडवाणी जी के इस लंबे संघर्ष और राजनीतिक सफर को सम्मान देते हुए सरकार ने भारत रत्न से उनको सम्मानित किया है।
अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई और अब राम मंदिर में राम दरबार के निर्माण का शुभारंभ हो रहा है। ग्राउंड फ्लोर का काम पूरा हो चुका है। पहली मंजिल का काम भी 85% हो चुका है। अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस साल के अंत तक निर्माण का काम संपन्न हो जाएगा। अयोध्या के नवनिर्मित राम जन्मभूमि मंदिर में एक बार फिर से निर्माण कार्य परवान चढ़ने जा रहा है। पहले चरण में मंदिर का भूतल और गर्भगृह बना। पहली मंजिल पर भी निर्माण का काम हुआ और 22 जनवरी को धूमधाम से रामलला की नई प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिसके साक्षी देश और दुनिया के लोग बने। और अब इस मंदिर में राजा रामचंद्र जी के भव्य और दिव्य दरबार के निर्माण का शुभारंभ होने जा रहा है, जो इस साल के अंत तक पूरा हो जाने की संभावना है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने खुद इस बात की पुष्टि की है। सबसे बड़ा कार्य जो मंदिर को पूर्ण किया जाना है, प्रथम तल पे और द्वितीय तल पे जहाँ की राजा राम का दरबार होगा, उस कार्य को अब तत्काल प्रारंभ किया जाएगा और वर्ष दिसंबर 2024 में पूर्ण होगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब मंदिर निर्माण का काम निर्धारित समय सीमा में तेजी से पूरा करने की तैयारी फिर से शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि श्री राम मंदिर के प्रथम तल का 85% काम पूरा हो चुका है। इसके बाद अब दूसरे तल का काम जल्द ही शुरू होगा। साथ ही साथ मंदिर के परकोटे और नक्काशी से जुड़े दूसरे काम भी पूरे कर लिए जाएंगे। मंदिर में अब पुनः निर्माण कार्य शुरू हो रहा है और मुख्य रूप से जो परकोटा का कार्य पूरा करना है, जो एक 795 मीटर की परिक्रमा की दीवार है, उस कार्य को पूरा किया जाएगा और उसी के साथ जो लोअर प्लिंथ पे मंदिर के आइकनोग्राफी है, उस कार्य को भी शुरू होगा। मंदिर परिसर में निर्माण कार्यों को रफ्तार देने के सिलसिले में शुक्रवार और शनिवार को मंदिर की भवन निर्माण समिति की बैठक भी हुई। इस दौरान श्रद्धालुओं के लिए जरूरी सुविधाओं से जुड़े काम पूरे करने पर भी मंथन हुआ। अयोध्या में 22 जनवरी के बाद से रामलला के दर्शन पूजन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। ऐसे में उम्मीद है कि तय समय सीमा के तहत मंदिर परिसर में निर्माण से जुड़े काम पूरे कर लिए जाएंगे, ताकि श्रद्धालुओं को अपने आराध्य भगवान श्री राम के इस धाम की तीर्थ यात्रा में कोई परेशानी न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। राम मंदिर के निर्माण के साथ ही अयोध्या में खुशहाली की बहार आ गई है। भगवान के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु रोजाना लाखों की संख्या में यहां पर आते हैं। ऐसे में अयोध्या में लोगों की आमदनी बढ़ रही है और कारोबार तरक्की की रफ्तार पकड़ता जा रहा है। अयोध्या में भगवान राम विराजमान हुए तो पूरी रामनगरी को तरक्की और संपन्नता की सौगात मिल गई। राम मंदिर निर्माण से पूरी अयोध्या नगरी में खुशहाली है। रोजाना यहाँ 1.5 से 2 लाख भक्त भगवान के दर्शन के लिए आ रहे हैं। इससे अयोध्या वासियों को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं और उनकी आमदनी में भी इजाफा हो रहा है। अयोध्या आने वाले श्रद्धालु यहाँ 1 से 2 दिन ठहरते हैं। भगवान के दर्शन के साथ वो पूरी अयोध्या नगरी का भ्रमण करते हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या से अयोध्या के बाजारों की रौनक बढ़ी हुई है। व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं। प्रति व्यक्ति आय में उछाल आया है और अयोध्या नगरी आर्थिक प्रगति की राह पर तेजी से आगे बढ़ रही है।
अयोध्या में रेस्ट्रिक्ट चेंज हुआ है। इकोनॉमी की दृष्टि या अर्थशास्त्र की दृष्टि यदि आप देखें तो नियर अबाउट 1.5 से 2 लाख पर्यटक पर डे यहाँ पर रुक रहे हैं। तो टूरिज्म की अपार संभावनाएं विकसित हुई हैं। आज के डेट में यदि आप जाएं तो होटल्स में आपको मैक्सिमम रूम आपको बुक मिलेंगे, और जब होटल्स में व्यक्ति रुकेगा और रुक रहा है तो यहाँ की इकोनॉमी पे उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसका ग्रोथ हो रहा है। यहाँ पे जो छोटे छोटे हमारे उद्यमकर्ता हैं, चाहे वो भगवान श्री राम के नाम का टीका लगाने वाले व्यक्ति हो, तो यदि देखेंगे तो 1000 से 1500 रुपए पर डे उनकी इनकम हो रही है। अयोध्या नगरी के विकास का पूरा ताना बाना राम मंदिर के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। हथकरघा उद्योग हो या मंदिर के छोटे मॉडल बनाने का कारखाना, मिठाइयों की दुकानें हो, फूलमाला या फिर झंडे पताके का कारोबार, राम मंदिर ने हर किसी को आमदनी की नई राह दिखाई है। अयोध्या की ये तरक्की बता रही है कि विकास की इस रफ्तार का असर पूरे प्रदेश की जीडीपी पर भी जरूर दिखाई देगा। अयोध्या से बनवीर सिंह, गुड न्यूज टुडे। देखिए, भंडारे तो आपने बहुत देखे होंगे, आपने कभी कभी और कहीं कहीं भंडारे का महाप्रसाद ग्रहण भी किया होगा। लेकिन अब हम आपको एक ऐसे भंडारे की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसमें 100 या 200 नहीं बल्कि हजारों से लेकर लाख तक लोग भोजन करते हैं। ये भंडारा लगता है महाराष्ट्र के बुल्ढाना में। यहाँ विवेकानंद जयंती के मौके पर एक भव्य महोत्सव का आयोजन होता है। 12 जनवरी से शुरू इस महोत्सव के आखिरी दिन विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। एक तो 4 या 10 नहीं, पूरे 50 कतारों में बैठे 1 लाख से ज्यादा लोग एक साथ मिल बैठकर भजन कर रहे हैं। इतना विशाल भंडारा आपने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। महापंगत की ये तस्वीर महाराष्ट्र के बुल्ढाना की है। 100 ट्रैक्टरों के जरिए भोजन सामग्री यहाँ लाई जा रही है और 3000 से ज्यादा स्वयंसेवक लोगों को भोजन कराने में जुटे हुए हैं। बुल्ढाना के हिवरा में विवेकानंद आश्रम की ओर से हर साल विवेकानंद जयंती के सिलसिले में इस महापंगत का आयोजन किया जाता है। लोगों का मानना है कि दुनिया में पंगत में भोजन का ये सबसे बड़ा आयोजन है। हमारा ऐसा मानना है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इस महापंगत की नोंद लेनी चाहिए। लोगों को बताना चाहिए कि इतना बड़ा भंडारा, इतनी बड़ी महापंगत कहीं नहीं होती है। विवेकानंद जयंती के सम्मान में इस महापंगत का आयोजन जो किया जाता है, श्रद्धालुओं की, भाविकों की ये मांग है कि इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको सम्मिलित किया जाए। 40 एकड़ जमीन पर एक साथ बैठकर लोग महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। सामाजिक समरसता और एकजुटता की इससे शानदार तस्वीर शायद और दूसरी कोई नहीं हो सकती। सका खान, बुल्ढाना, गुड न्यूज टुडे। भारतीय नौसेना में आज नया पोत आईएनएस संधायक आधिकारिक रूप से शामिल हो गया। विशाखापट्टनम में आयोजित समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इसके अलावा नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार और नौसेना के पूर्वी कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ राजेश पेंढारकर भी। तो हमारी नौसेना इतनी सशक्त हो चुकी है कि हम हिंद महासागर तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में सिक्योरिटी के मामले में फर्स्ट रेस्पॉन्डर बन गए हैं। यह मैं बात पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं। आईएनएस संधायक रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की नई मिसाल है और इससे भी आगे बढ़कर ये जहाज समुद्री क्षेत्र में दूसरे देशों की मदद के लिए भी भारतीय नौसेना की क्षमता को भी बढ़ाने जा रहा है। आपको बताते हैं इस जहाज की क्या खासियत है। आईएनएस संधायक 2 डीजल इंजनों से चलता है। यह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से समंदर में चल सकता है। इसकी रेंज 11,000 किलोमीटर है। अगर गति कम की जाए तो यह 26,000 किलोमीटर तक जा सकता है। इसमें 18 अधिकारी और 160 नौसैनिक तैनात हो सकते हैं। जहाज की लंबाई 288.1 फीट है। इसका वजन 3400 टन है। यह 80% स्वदेशी है। इसमें एक बोफोर्स 40 मिलीमीटर गन लगी है। इसमें एक चेतक हेलीकॉप्टर तैनात हो सकता है। इसकी बीम 42 फीट ऊंची है।
INS संधायक की तैनाती पूर्वी नौसैनिक कमांड विशाखापट्टनम में की गई है। यहाँ से यह पूरे हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र पर नजर रखेगा। यह जहाज कई प्रकार के नौसैनिक अभियानों को अंजाम दे सकता है। यह जहाज सुरक्षित समुद्री नेविगेशन को मजबूत करेगा। यह बंदरगाहों, नौवहन चैनलों, मार्गों, तटीय क्षेत्रों और गहरे समुद्रों का पूर्ण पैमाने पर हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण भी करेगा। माना जा रहा है कि INS संधायक अपनी खूबियों की बदौलत समुद्र में न केवल डकैती, तस्करी और दूसरी अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने में सक्षम होगा, बल्कि चीन की विस्तारवादी कोशिशों को भी रोकने का प्रयास करेगा। नौसेना का ये सर्वे जहाज चीन के जासूसी जहाजों को करारा जवाब देगा। INS संधायक गहरे और उथले पानी के मल्टी बीम इको साउंडर से लैस है। इसमें ऑटोनॉमस अंडर वाटर सिस्टम लगे हैं। इसमें साइड स्कैन सोनार, डेटा अधिग्रहण और प्रसंस्करण प्रणाली लगी है। यह जहाज अत्याधुनिक हाइड्रोग्राफिक उपकरणों से लैस है। यह सैटेलाइट बेस्ड पोजिशनिंग सिस्टम और स्थलीय सर्वेक्षण उपकरणों से लैस है। जितना अधिक हम समुद्र को जानते जाएंगे, हम उतने ही सार्थक रूप से अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की भी पूर्ति कर पाएंगे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि INS संधायक भारत के हिंद प्रशांत क्षेत्र में, इंडियन ओशन रीजन में महाशक्ति की भूमिका को और ताकत प्रदान करेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। भारतीय नौसेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए आधुनिक सर्वेक्षण जहाज की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। इस दिशा में भी काम चल रहा था, जो अब जाकर पूरा हुआ है। भारतीय नौसेना के पास पहले भी संधायक जहाज था। इसका पुराना वर्जन 1981 से 2021 तक इंडियन नेवी का हिस्सा रहा, जिसे 4 जून 2021 को सेवा मुक्त कर दिया गया। पुराने वर्जन के मुकाबले नया सर्वे जहाज काफी एडवांस्ड है। अब नए सिरे से निर्माण के बाद यह जहाज संधायक नए अवतार में दोबारा आया है। इस जहाज को कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स ने बनाया है। इसके अलावा ऐसे 4 और सर्वे जहाज बनाए जाएंगे। इस परियोजना का संचालन भारतीय नौसेना का वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो कर रहा है। INS संधायक और उसके बाद इसके जैसे अन्य जहाजों को शामिल किए जाने से नौसेना की क्षमता में और इजाफा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में लगातार 3-4 दिन से बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। कश्मीर में कई जगहों पर न्यूनतम तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है, तो वहीं मौसम विभाग ने रविवार को भी घाटी में हिमपात का अनुमान जताया है और साथ ही साथ बर्फीले तूफान की भी आशंका जताई है। अब खास बात यह है कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी अब हिमपात हो रहा है। ये बारिश नहीं, बर्फबारी है। नर्म नर्म सफेद पाहे जैसी आसमान से गिरती बर्फ बड़ा ही अनूठा नजारा पेश कर रही है। ये तस्वीरें श्रीनगर की हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अब बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। घाटी के दूसरे इलाकों में तो कुछ दिनों पहले से ही हिमपात हो रहा है, लेकिन इस सीजन में श्रीनगर में बर्फबारी अब जाकर शुरू हुई है। इस हिमपात के साथ आबो हवा में आए बदलाव से जहां एक ओर खेती को फायदा होगा, वहीं साल भर के लिए पीने के पानी का भी इंतजाम हो जाएगा। लिहाजा स्थानीय लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। श्रीनगर में इस हिमपात ने माहौल को बदल दिया है। हालांकि कश्मीर घाटी के कई इलाकों में हिमपात के साथ साथ बर्फीले तूफान की भी आशंका जताई गई है। जम्मू कश्मीर सरकार और मेट डिपार्टमेंट ने पहाड़ी इलाकों में बर्फीले तूफानों के खतरे की आशंका जताई है और यही कारण है कि लोगों को बर्फीले तूफानों से बचने के लिए सतर्क रहने को कहा गया है। लोगों से कहा गया है कि वो घरों से बाहर निकलना कम करें और जहां भी उन्हें बर्फीले तूफान की खतरे की आशंका हो उस इलाके की ओर न जाए। और यही जो आदेश भारतीय सेना पर भी लगता है, जो ऊंचाई वाले इलाकों में नियंत्रण रेखा पर देश की रक्षा में तैनात है। अब देखिए गुलमर्ग की ये तस्वीरें।
जहां बर्फबारी के बीच स्कीइंग करने के लिए विदेशी सैलानियों की भी जमघट लग गई है। वैसे तो यूरोप के कई इलाकों में जमकर बर्फबारी होती है, लेकिन कश्मीर में हिमपात की बात ही कुछ और है। लिहाजा फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड समेत कई देशों के सैलानी यहां मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। उधर डोडा जिले के भद्रवाह इलाके में भी हिमपात से शानदार नजारा दिख रहा है। क्या मकान, क्या जमीन, क्या पहाड़ और क्या गाड़ियां या दरख्त, सब कुछ सफेद शफाफ दिख रहा है। जोरदार हिमपात के कारण इलाके का जर्रा जर्रा बर्फ से ढका हुआ है। दूर दूर के सैलानियों की तो छोड़िए, प्रदेश के लोग भी मौसम के इस बदले माहौल से बेहद खुश हैं। काफी दिनों के बाद यहाँ मतलब 4-5 दिन से मैं यही हूँ और देखा गया कि कल रात को ही यहाँ बर्फ शुरू हुई, तो आज इस नज़ारे का मजा लेते हुए हम ऊपर तक आए और यहाँ बर्फ पड़ रही है। जोरदार हिमपात के कारण आवाजाही में कठिनाई मुमकिन है, लिहाजा स्थानीय प्रशासन बर्फ हटाकर सड़कें साफ करने का इंतजाम कर रहा है। जितनी हमारी रोड एग्जीक्यूटिव एजेंसीज हैं, जैसे NHIDCL हो गया, BRO हो गया, RNB, PMGSY और हमारा जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, इन सब ने अपनी अपनी मशीन तैनात कर दी हैं। जितनी रोड्स हैं उनको क्लियर करने का काम जारी है और मेन प्रायोरिटी हमारी दी जा रही है पहले NHIDCL को, दूसरा हमारे BRO की रोड जो कि भद्रवाह की है, क्योंकि टूरिस्ट काफी विजिट कर रहे हैं तो उनको ऑल टाइम थ्रू रखने की हमारी जिम्मेदारी है। इसके अलावा जो हमारी हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं और STH हैं, GMC हैं, इनको क्लियर करने का हमने ऑलरेडी सब कुछ कर लिया है। और हिमपात का असर कुपवाड़ा में भी साफ दिख रहा है, लिहाजा क्रालपुरा कैरन रोड से बर्फ हटाने के इंतजाम किए गए हैं ताकि आवाजाही बरकरार रहे और आम लोगों को दिक्कत न हो। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए आज के हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।